फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। लास्ट क्लासेस में मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए थे। आज से आपका टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा स्टार्टिंग से ही, और हम डीपली पढ़ेंगे पॉलिटी का आज से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे स्टार्टिंग आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से होनी चाहिए, बट हम उस चीज़ को ना लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लाइक जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया आपका, पिट्स इंडियन एक्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें हम लास्ट में करेंगे एट द एंड ऑफ द पॉलिटी। और आज से स्टार्टिंग करेंगे आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, आज सब हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी क्लास, डीप स्टडी। और आई होप सो इसमें कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा अगर आप क्लास प्रॉपरली लेंगे तो इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये देखते हैं हम लोग। द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द एम.एन. रॉय। मतलब जो आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, पहली बार वो किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, इस चीज़ का आइडिया। और सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, उसको फ्रेम करना चाहिए, बनाना चाहिए। और आईएनसी हमारी उससे पहले बन गई थी 1885 में, जो ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी। तो उसके बाद ही डिमांड रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसको फ्रेम करने के लिए ये आईएनसी ने रखी थी। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे कि आइडिया किसने दिया, एम.एन. रॉय ने। और सेकंड पॉइंट कि डिमांड किसने करी, 1935 में आईएनसी ने। थर्ड पॉइंट है आपका, द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज़ नॉन एज द अगस्त ऑफर 1940। उसके बाद क्या हुआ, जब डिमांड रखी गई तो फाइनली उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और वो भी किस रूप में, किस व्हाट इज़ नॉन एज, जिसको बोला गया अगस्त ऑफर ऑफ 1940, जिसको बोला गया अगस्त ऑफर। बट अगस्त ऑफर का मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगस्त ऑफर जो उन्होंने रखा था उसमें क्या हुआ, वो रिजेक्ट हो गया था बाद में। क्यों? क्योंकि उसमें डोमिनेंट स्टेटस की वजह से वो रिजेक्ट हो गया था कि पावर्स जो थी ना, फ्रेम तो इंडियंस ने किया था बट पावर्स इंडियंस को नहीं दी गई थी, तो इसलिए वो डोमिनेंट स्टेटस की वजह से फेल हो गया था। तो इतना क्लियर होगा कि आइडिया कहाँ से आया, एम.एन. रॉय ने दिया था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फ्रेम की। और थर्ड क्या था, एक्सेप्ट कर लिया गया डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि किस फॉर्म में हुआ, 1940 में अगस्त ऑफर के फॉर्म में। तो ये क्लियर होगा आपको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब इसकी रचना कैसे हुई वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम। तो बोला गया ये कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारी, वो नवंबर में बनी 1946 में। किस स्कीम के अंडर, देखिए ऑप्शंस क्या है। फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, द फीचर ऑफ द स्कीम वर। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। 1946 में जो आया था, जिसके हेड थे सर स्टेफर्ड क्रीप्स और हमारे ए.वी. अलेक्जेंडर, लॉरेंस पैथविक। ये तीन इस कमेटी के हेड थे जो बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसके थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्लान की गई थी। तो उसमें क्या क्या स्कीम्स थी देखिए। फर्स्ट है आपका पॉइंट, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज टू बी 389, कि जो मेंबर जितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए उसमें, 389 होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ऑफ दी, जिसमें से 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, जिसमें से 296 सीट्स अलॉट की गई ब्रिटिश इंडिया के लिए। एंड 93 सीट्स टू बी अलॉटेड प्रिंसली स्टेट, और 93 सीट्स किसके लिए अलॉट की गई, प्रिंसली स्टेट्स के लिए, जो कि देसी रियासतें थी। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। टोटल मेंबर्स 389 से, उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के सीट्स थी और उसमें से 93 प्रिंसली स्टेट की थी। तो इतना क्लियर होगा कैसे डिवाइड करे गए मेंबर्स को और किसके थ्रू, कौन से प्लान के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई 1946 में, और किसके कौन कौन हेड था कैबिनेट मिशन प्लान का। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड देयर चेयरमैन। मतलब अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी है, उनके चेयरमैन कौन कौन है, हम ये देखेंगे। फर्स्ट कमेटी कौन सी है, यूनियन पावर कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे,
जवाहरलाल नेहरू, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि यूनियन पावर कमेटी किसकी थी, इसके हेड कौन थे, तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे। सेकंड है स्टीयरिंग कमेटी के हेड राजेंद्र प्रसाद थे। थर्ड फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो हेड थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। और फोर्थ है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के जो हेड थे वो थे के.एम. मुंशी। एंड फिफ्थ है आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। और इसमें से ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के हेड थे जे.बी. कृपलानी। और सेवन जो आपकी है एडवाइजरी कमेटी, उसके हेड थे वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके हेड थे बी.आर. अम्बेडकर। तो ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ये सारी कमिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कार्य जो कैसे हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का शुरू वो देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को रखी गई थी। और सेकंड पॉइंट है आपका, द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। जो मीटिंग थी वो सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही अटेंड की थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर, जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पर्सन थे उसमें, वॉज इलेक्टेड एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट। जिनको कि इलेक्ट किया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पर, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। तो ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी आया है, टेम्पररी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, तो ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, ऑन दिसंबर 11 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द HCM मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देन उसके बाद क्या हुआ, जब 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई, 211 मेंबर्स ने अटेंड किया, उसके बाद टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया। देन 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, HC मुखर्जी को। तो ये क्लियर होंगे सारे पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट रहता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और प्रेसिडेंट कौन बने वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। तो ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं हम। सर B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार मैंने आपको कराया, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र कौन थे, तो वो थे सर B.N. राव। तो ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब जो उद्देश्य था, उद्देश्य प्रस्तावित किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था, प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि पास हो गया था जनवरी 22 को 1947 में। तो ये क्लियर होगा, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का प्रस्तावित रखा गया था, उसके बाद वो पारित हो गया, लागू हो गया था, पास्ड ऑन जनवरी 22 1947 में। तो सारे पॉइंट्स ये क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अदर मेन पॉइंट्स। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन, जो नेशनल फ्लैग है हमारा वो उसे कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ये क्वेश्चन भी बनता है, तो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके इनसे क्वेश्चन निकलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट अडॉप्टेड द नेशनल ऑन दैम, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था ऑन जनवरी 24 1950 में। ठीक है, नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन पे अडॉप्ट किया गया था नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को। तो दोनों को सेम डे ही अडॉप्ट किया गया था। फोर्थ पॉइंट है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो कम से मिनिमम 60 कंट्रीज से गो थ्रू हुए थे, उनके संविधान से 60 कंट्रीज का संविधान देखा था, उसके बाद जाके हमारा संविधान बना था। तो ये क्लियर होगा ये पॉइंट भी। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूछा जाता है कब अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग को, और हमारा नेशनल फ्लैग। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू 64 लाख। जो टोटल एक्सपेंडिचर आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो आया था 64 लाख का। क्लियर होगा ये भी। और ये भी पता होगा आपको 2 years 11 months 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। Constitutional Assembly framed 13 important committees for framing the Constitution. The most important committee was drafting committee. मतलब जो Constitution Assembly बनाने के लिए फ्रेम करने के लिए 13 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ को फ्रेम किया गया था। उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कमिटी थी वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सारे आपके मेन पॉइंट्स हैं जो आपके लिए निकाले गए हैं। अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर फर्स्ट, सेकंड थे एन गोपाल स्वामी और थर्ड BR अम्बेडकर, फोर्थ KM मुंशी, फिफ्थ मोहम्मद सदउल्ला और 6 थे BL मित्तर और लास्ट DP खेतान। तो 7 मेंबर से बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। द ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्टेड BR अम्बेडकर इट्स चेयरमैन। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए थे वो BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। ये भी क्लियर होगा। और ये कमेटी बनी कब थी? ये बनी थी 29 अगस्त को 1947। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी, इतना आपको क्लियर होगा। ये था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, कितनी कमिटीज़ बनी थी, कैसे स्टार्टिंग हुई, फर्स्ट आइडिया किसने दिया था इसमें, ये सब चीज़ें मेकिंग में आती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आज कुछ क्वेश्चन हैं, अब इनके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आगे देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, KM मुंशी वॉज रिलेटेड टू। जो KM मुंशी है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमिटी, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम्बल ऑफ द कमिटी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर 1। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी में ही हमारे जो मेंबर्स थे KM मुंशी उसमें इंक्लूडेड थे। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन की नंबरिंग ठीक नहीं है तो आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर का ट्रू मीनिंग क्या है? सेक्युलर का मतलब क्या है? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन, और रिलीजियस आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। सारे रिलीजियस बराबर है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। बी है स्पेशल इंपॉर्टेंस टू रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है रिलीजन को माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग, जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है रिलीजन उनके लिए सिर्फ। सी ऑप्शन है वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा सेक्युलर का मतलब होता है सारे ही रिलीजन बराबर है गवर्नमेंट की आइज में, वो किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देती गवर्नमेंट। सेक्युलर का मतलब ही होता है कि सारे रिलीजन एक्सेप्टेबल है और सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फ्लोइंग सेड दैट द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बोली है ये बात कि जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो की नोट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे ऑप्शन ए है अर्नेस्ट बार्कर ने बोली है, बी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, सी है डॉक्टर अम्बेडकर ने और डी है नेल्सन मंडेला ने। तो ये जो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर नंबर ए रहेगा। अर्नेस्ट बार्कर ने बोली ये वाली बात, द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो लैंग्वेज है प्रियम्बल की वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? ऑप्शन देखिए, अमेरिका से ली गई है, बी ऑप्शन कनाडा से ली गई है, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से या डी ऑप्शन आयरलैंड से। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आंसर नंबर 3 रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। क्लियर होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दादर एंड नागर हवेली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ। भारत की इंडिपेंडेंस होने से पहले, स्वतंत्र होने से पहले भारत में जो दादर और नागर हवेली थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज या कंट्रोल किसके ऊपर था? कौन संभाल रहा था उसको? ऑप्शन है हमारे इंग्लिश, बी है हमारा फ्रेंच, सी है हमारा पोर्टुगीज और डी है हमारा अफगान। तो जो कंट्रोल था वो पोर्टुगीज के हाथ में था, दादर और नागर हवेली का। तो ये क्लियर होगा आपके लिए, आंसर हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Who among the following was the first Chief Justice of India and assumed office on 26 जनवरी 1950? कौन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे जिन्होंने ऑफिस संभाला था 26 जनवरी 1950 को? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मेहर चंद महाजन, ऑप्शन बी है पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन थर्ड है हरिलाल कनिया और ऑप्शन नंबर डी है BK मुखर्जी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हरिलाल कन्हैया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल लेज डाउन द प्रोविजन फॉर अ नेशनल कमीशन फॉर ST/SC? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो रिलेटेड है, प्रोविजन बनाता है किसके लिए? SC और ST के लिए। ऑप्शन हमारे हैं, ए ऑप्शन है आर्टिकल 337, बी ऑप्शन है आर्टिकल 334, सी ऑप्शन है आर्टिकल 338 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 339। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा SC/ST के लिए वो आर्टिकल 338 रहेगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं आपके। विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर सेंट्रल सर्विसेज इन आर्टिकल 336? कौन सी कम्युनिटी के लिए है प्रोविज़न आर्टिकल 336 में, ये बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सिख कम्युनिटी, बी है मुस्लिम कम्युनिटी और सी है हिंदू कम्युनिटी और डी है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343 विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग, हमें ये बताना है। ऑप्शन है हमारे उर्दू, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है इंग्लिश, डी ऑप्शन है BNC। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी और सी। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा इसमें, BNC। क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऑफ डिफाइंस द पंचायत राज? जो पंचायत राज है वो कौन से आर्टिकल में आती है हमारी पंचायत? ऑप्शन नंबर ए है 343O, ऑप्शन नंबर बी 343A, ऑप्शन नंबर सी 343 और ऑप्शन नंबर डी है 343I। तो हमारा जो पंचायत राज आता है वो आर्टिकल 343 में आता है। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड एंड नेक्टेड इन विच लैंग्वेज? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया गया था, नेक्ट किया गया था, ये बताना है हमें। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है इंग्लिश, सी ऑप्शन है तमिल और डी ऑप्शन है तेलुगु। तो हमारा आंसर जो रहेगा करेक्ट वो रहेगा बी ऑप्शन, इंग्लिश में ड्राफ्ट किया गया था। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन? जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? वो रखा गया था, लाया गया था 4 जुलाई 1947 को, बट वो पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन 18 जुलाई 1947, बी ऑप्शन 20 जुलाई 1947, सी ऑप्शन 14 अगस्त 1947, डी ऑप्शन 20 जुलाई 1946। तो हमारा आंसर रहेगा करेक्ट 18 जुलाई 1947 को। तो क्लियर हो गई क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। In India, when both offices of president and vice president happen to be vacant simultaneously, who will discharge the duties of the president? मतलब कि जब हमारे दोनों ही सीट्स वैकेंट होती हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, तो उनकी जो वैकेंट सीट्स होती है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालता है, कौन उनका रोल प्ले करता है, ये बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन है यूनियन होम मिनिस्टर, सी ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा और डी ऑप्शन है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। जो वैकेंट, दोनों ही सीट्स वैकेंट होती हैं, अगर हमारी प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट रहती है तो वाइस प्रेसिडेंट उनका वर्क करेगा, और अगर दोनों की सीट ही वैकेंट रहेगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका दोनों का वर्क परफॉर्म करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन? ये मैंने स्टार्टिंग आपको ऑलरेडी कराई थी। इस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए इसका आंसर अब क्लियर होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है MN रॉय। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आंसर नंबर रहेगा डी, MN रॉय। ये आपको भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्सेज रॉन्गली मैच्ड? बताना है कौन सा जो फीचर है वो रॉन्गली मैच्ड है इस पे। ऑप्शन नंबर ए है जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस से लिया गया है, बी ऑप्शन है हमारा कंकरेंट लिस्ट ली गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से,
और सी ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और डी ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए हैं। तो हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, तो हमारा एक जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है और हमारा करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, जो सिंगल सिटीजनशिप का वो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया हमें बताना है। एकल नागरिकता, ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन यूएसए, सी ऑप्शन कनाडा और डी ऑप्शन फ्रांस। जो हमारी एकल नागरिकता है वो हमने ली है इंग्लैंड से। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, जो रिस्पेक्ट होती है, जैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं नेशनल एंथम की या नेशनल फ्लैग की, तो वो किस में आती है, किसके अंडर में आती है। ऑप्शन से ये है फंडामेंटल राइट्स है ऑफ एवरी सिटीजन, कि हमें अधिकार है, हमें ऐसा करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए फ्लैग की या नेशनल एंथम की। या बी ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन, हर किसी की फंडामेंटल ड्यूटी है जो भी नागरिक है हमारे देश के। सी ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या डी ऑप्शन ऑर्डिनरी ड्यूटी है एवरी सिटीजन की। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपने नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा एक ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट दोनों ही राइट्स हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी है राइट टू वर्क, ऑप्शन नंबर सी है राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी है राइट हाउसिंग। तो हमारा क्लियर जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू एजुकेशन ही ऐसा राइट है जो ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी हमारा। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था और आई थिंक सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपको क्लियर होगा, कैसे हमारा संविधान बना था, कितने मेंबर्स उसमें इंक्लूड थे, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में प्रेजेंट हुए थे, फिर कब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, उनका हेड कौन था। तो ये सब इन सब के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सो ये सब क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होंगे और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे हम और इसके आगे की बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।